Hello dear students, today we start sixth principle of management, and for this I hope you will understand all the first five principle. First, see here, the first principle is division of work. इसमें क्या था कि जो वर्क है उसको हम डिवाइड कर देते हैं मतलब पार्ट्स में, ताकि जो है वर्क जो है वो ईज़िली हो सके, ठीक है। और जिसको क्या है जो वर्क है उसी पर्सन को उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, और वो क्या है उस वर्क को बार बार करके वो उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाता है, और उस काम को करने के लिए उसको फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो अपने वर्क को टाइमली कंप्लीट कर देता है, ठीक है। उससे बस स्पेशलाइजेशन आ जाती है, ठीक है। सेकंड था हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शुड गो हैंड इन हैंड, वो आगे से आगे जाती रहती है, मतलब तो इसमें क्या था जो अथॉरिटी है क्या है, जब अथॉरिटी आ जाती है किसके पास तो क्या है, अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑटोमेटिकली बॉर्न, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या है आ जाती है, उसके पास बॉर्न हो जाती है, ठीक है। तो इसमें यह था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब किसी को किसी काम की अथॉरिटी मिल जाती है काम करने की, तो उसको वो उस काम के फिर क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, मतलब उसको वो काम पूरा करके देना पड़ता है, ठीक है। तो ये था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन थर्ड इज़ डिसिप्लिन। अब ये है कि किसी भी काम को करने में हमें क्या है, डिसिप्लिन में होना ज़रूरी है। तो कोई भी काम को करने के लिए हमें उसके जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं रिस्पेक्ट करनी चाहिए अथॉरिटी की, रूल्स रेगुलेशंस की, ठीक है, एंड ऑब्जर्वेंस की। तो वो क्या है, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, डिसिप्लिन में आ जाती हैं। तो हम क्या है क्या करते हैं डिसिप्लिन में, अ मैनेजर कैन प्रेजेंट अ गुड एग्जाम्पल टू हिज सबॉर्डिनेट। अब मैनेजर जो है अपना एक गुड एग्जाम्पल अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट के आगे, अगर वो खुद क्या है, डिसिप्लिन होगा, ठीक है, तो वो खुद डिसिप्लिन में काम करेगा। फोर्थ था हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि एम्प्लॉय जो है रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, कि एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए ताकि वो उसको आंसर कर सके, ठीक है, उसी सुपीरियर को आंसर कर सके। अगर उसको क्या है दो सुपीरियर्स दो या दो मैनेजर से ऑर्डर मिलेगा तो वो क्या रहेगा, कंफ्यूज रहेगा कि वो किसको आंसर करे, पहले आंसर करे और किसको बाद में करे, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। तो यूनिटी ऑफ कमांड में यही है कि राइट अप्रोच यही है कि एक मैनेजर होना चाहिए ताकि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सके, और उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर एक ही मैनेजर होना चाहिए ताकि वो उनको आंसर कर सके। तो ये था यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। ये हमारा क्या था, फोर्थ पॉइंट था। अब ये है फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या था, देयर शुड वन हेड फॉर वन प्लान, एक हेड होना चाहिए एक प्लान के लिए, फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं और उन्हीं एक्टिविटीज़ का क्या है, सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये है हमारे फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ प्रिंसिपल्स, ये था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट। अब है सिक्स पॉइंट, देखिए, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल में क्या है, कैन बी नेम्ड एज प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। उसमें क्या है, सबसे पहले प्रायोरिटी जनरल इंटरेस्ट मतलब सबके इंटरेस्ट में दी जाती है ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द जनरल इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अबव एवरीथिंग। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जनरल इंटरेस्ट जो है क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से ऊपर है, ठीक है। इफ़ वन इज़ आस्क्ड टू प्लेस इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड द जनरल इंटरेस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, डेफिनेटली द जनरल इंटरेस्ट विल बी प्लेस्ड एट द फर्स्ट प्लेस। अगर किसी को कहा जाए कि अपना मतलब खुद का एक जो उसका इच्छा है या फिर जो सबकी इच्छा है, किसमें किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो डेफिनेटली क्या है, सबकी जो बात है जो इंटरेस्ट है उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे कि इफ़ अ मैनेजर टेक्स सम डिसीजन विच हार्म हिम पर्सनली बट रिजल्ट इन अ ग्रेट प्रॉफिट टू द कंपनी, ही शुड सर्टेनली गिव प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग।
अगर मैनेजर है उसको उस मतलब वो काम करने से खुद को वो हार्म हो रहा है, पर्सनली उसको नुकसान पहुंच रहा है, पर उससे क्या है पूरी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, तो वो क्या करेगा प्रायोरिटी किसको देगा, कंपनी के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपना डिसीजन लेगा। तो इसलिए इसको कहा गया है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। प्रायोरिटी जो है जनरल इंटरेस्ट को ज़्यादा दी जाती है इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बजाय, ठीक है। ये था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। नाउ 7th point is remuneration to employees. Fuel is of the opinion that the employee should get fair remuneration so that the employee and the owner find equal amount of satisfaction. अब फ्योल का क्या ओपिनियन था, क्या मानना था कि एम्प्लॉयज़ को फेयर रेमुनेशन दी जानी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं और ऑनर उनको क्या मिल सके, एक बराबर सेटिस्फैक्शन मिल सके। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैनेजर टू इंश्योर दैट एवरीबडी इज़ बीइंग पेड रेमुनेशन अकॉर्डिंग टू द वर्क। अब ये मैनेजर की ड्यूटी होनी चाहिए कि जो रेमुनेशन है हर किसी का उसके वर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इफ़ हाउएवर दे आर नॉट पेड प्रॉपर्ली फॉर देयर वर्क दे विल नॉट डू देयर वर्क विद परफेक्ट डेडिकेशन ऑनेस्टी एंड कैपेसिटी। अगर उनके अकॉर्डिंग जो है उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको पे नहीं मिलेगी, मतलब रेमुनेशन नहीं मिलेगी, तो वो क्या है परफेक्ट डेडिकेशन उस काम में नहीं लगा पाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव टू फेस फेलियर, और इससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन को फेलियर मतलब नुकसान पहुंचेगा। तो प्रॉपर रेम्यूनरेशन डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, डिमांड ऑफ लेबर एंड देयर एबिलिटी। प्रॉपर रेम्यूनरेशन जो है वो इन चीज़ों पे क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। तो क्या है फेयर का यही मानना है कि एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर रेम्यूनरेशन दी जानी चाहिए ताकि वो अपने काम को पूरे डेडिकेशन के साथ कर सकें, ठीक है, और किसी में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको रेम्यूनरेशन पे होनी चाहिए। ये था 7th पॉइंट। नाउ 8th इज centralization and decentralization. According to this principle, the superior should adopt effective centralization instead of complete centralization and the complete decentralization. By effective centralization, FUEL does not mean that authority should be completely centralized. इसका मतलब ये है कि जो क्या है मतलब फ्यूल के अकॉर्डिंग कि अथॉरिटी शुड नॉट बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज, की पूरी अथॉरिटी एक ही पर्सन को नहीं दी जानी चाहिए। ही फील दैट द सुपीरियर शुड कीप द अथॉरिटी ऑफ टेकिंग important decision in their own hand while the authority of take this daily decision and the decision of less important should be delegated to the subordinate. मतलब कि वो ये सोचता है, फ्यूल का ये मानना है कि सुपीरियर को उतनी अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो एक मतलब क्या है इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो ले सके, ठीक है, वो उसके हाथ में देनी चाहिए। जो अथॉरिटी है डेली डिसीजंस के रिलेटेड है या जिसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, वो डिसीजंस जो हैं वो सबऑर्डिनेट्स को भी सौंपने चाहिए, ठीक है, मतलब उनकी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को भी देनी चाहिए। द रेशियो ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कैन डिफर इन डिफरेंट सिचुएशन। अब इसकी जो रेशियो है क्या है, हर सिचुएशन की अलग अलग है। जैसे कि इट इज़ एडवांटेजेस टू हैव मोर सेंट्रलाइजेशन इन स्मॉल बिजनेस यूनिट बट मोर डिसेंट्रलाइजेशन इन अ बिग बिजनेस। अब ये कहा गया है कि इसका फ़ायदा जो है मोर सेंट्रलाइजेशन मतलब ये जो पॉइंट रखा है इनके स्मॉल यूनिट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पर ये क्या है ये लेस इफ़ेक्टिव रहेगा बिग बिजनेस यूनिट्स, ठीक है। तो ये क्या है जो डिसीजंस फ्यूल के अकॉर्डिंग क्या है डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी है वो सुपीरियर्स को भी देनी चाहिए और सबऑर्डिनेट्स को भी देनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसमें, द डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा शुड रिमेन इन द हैंड ऑफ सुपीरियर। अब इससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं जैसे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, पॉलिसीज़ जो हैं बनाई जानी चाहिए, बिज़नेस को कैसे एक्सपेंड करना चाहिए, वो किसके हाथ में रहनी चाहिए, सुपीरियर के हाथ में। On the other hand, authority for the purchase of raw material granting leave to the employer sector should delegate it to the subordinate. जैसे छोटे छोटे डिसीजंस हैं, परचेज़ कहाँ से करना है, रॉ मटेरियल या एम्प्लॉय को छुट्टी देनी है या जो भी है ये छोटे मोटे डिसीजंस हैं वो क्या करने चाहिए, सबऑर्डिनेट्स को
उसकी अथॉरिटी दे देनी चाहिए। तो ये पॉइंट ये रहा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। नाउ 9th पॉइंट इज स्केलर चेन। द मीनिंग ऑफ स्केलर चेन क्या है? इट रेफर्स टू अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी विच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या है कि एक फॉर्मल लाइन जो है अथॉरिटी की चलती है ऊपर से लेके नीचे तक, एक स्ट्रेट लाइन में, मूव फ्रॉम हाईएस्ट, ऊपर से लेके लोएस्ट रैंक तक सीधी चलती है। ठीक है। तो इसको सेकंड देखो, फ्योल्स के ओपिनियन क्या कह रहा है? दिस चेन मस्ट बी फॉलो इन अ स्ट्रिक्ट मैनर। अब ये जो चेन है वो स्ट्रिक्ट मैनर में ही फॉलो की जानी चाहिए, मतलब इसके बीच में इसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। इट मीन्स ईच कम्युनिकेशन मस्ट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाइस वर्सा इन अ स्ट्रेट लाइन। जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए टॉप से लेके बॉटम तक स्ट्रेट लाइन में ही होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि एक टॉप वाला क्या कर रहा है, सीधा बॉटम से बात कर रहा है, या बॉटम से टॉप में बात कर रहा है, मतलब ठीक है ना। तो वो क्या है, एक लाइन में होनी चाहिए, प्रॉपर लाइन में होनी चाहिए। अब देखिए इसका एक चार्ट, ये जो है हमें डायग्राम दे रखा है स्केलर चेन का, कि प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है ए से बी तक जानी चाहिए, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ई पे, ई से एफ पे। ठीक है। प्रॉपर किस में है? चेन में है ना, ये देखिए लाइन में जा रही है, प्रॉपर कम्युनिकेशन चल रही है। ये बीच में कम्युनिकेशन टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है। अब ये देखिए, अगर हमें ये जी एफ को पी से बात करनी है तो वो किसके थ्रू करेगा? गैंग प्लैंक के थ्रू बात कर सकता है। ठीक है। एक मॉडर्न बस ये है, इसके अलावा और कोई नहीं है कि एफ एन से बात कर सकता है, ई एम से बात कर सकता है, या ई जो है वो यू से बात कर सकता है। ऐसा कोई वो है एक नहीं है। ये क्या है? एक स्केलर चेन है, जो चेन में ही कम्युनिकेशन की जानी चाहिए। ठीक है। गैंग प्लैंक क्या है? देखिए इसमें क्या है, इट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। दिस कंसेप्ट वाज डेवलप्ड टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एम्प्लॉय ऑफ इक्वल रैंक इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी आती है बाय चांस, तो क्या है, ये एक इक्वल रैंक पे जो है वो क्या है, ये एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो है क्या है, वो आपस में बीच में कोई भी बात नहीं कर सकता। जो कोई भी कम्युनिकेशन होगी वो एक लाइन में ही चलेगी, मतलब वो कम्युनिकेशन सबके थ्रू पास होते 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 लास्ट में जी पे पहुंचेगी। ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। Now 10th is order. According to the principle of order, a right person should be placed at the right job and the right thing should be placed at the right place. अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के राइट पर्सन जो है उसकी सही जगह पर उसको सही जॉब मिलनी चाहिए, और जो सही चीज़ है उसको सही जगह पर रखा जाना चाहिए। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल, एवरी एंटरप्राइज शुड हैव टू डिफरेंट ऑर्डर्स। मटेरियल ऑर्डर फॉर फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज के लिए मटेरियल ऑर्डर है, और सोशल रिसोर्सेज ऑर्डर के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज। की फिजिकल रिसोर्सेज इन ऑर्डर मीन्स दैट अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर क्या है, हर चीज़ का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, और एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, और हर कुछ चीज़ जो है अपनी सही जगह पर होनी चाहिए। सिमिलरली कीपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑर्डर। अब अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, अ प्लेस फॉर एवरीवन, कि हर किसी के लिए जगह होनी चाहिए, और एवरीवन इन हैज़ अपॉइंटेड प्लेस, और हर कोई जो है अपनी अपॉइंटेड जगह पर होना चाहिए। तो इसको कहा गया है ऑर्डर। ठीक है। तो क्या है ये कि हर किसी को उसके मतलब क्या है, प्लेस के अकॉर्डिंग उसको जॉब मिलनी चाहिए। तो ये था 10th पॉइंट, ऑर्डर। नाउ 11 देखिए, इक्विटी। This principle tells that the manager should treat their subordinate in just a kind manner so that they develop a feeling of dedication and attachment for their work. अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, मैनेजर को क्या करना चाहिए, सबॉर्डिनेट्स को प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, मतलब अच्छे से उनको ट्रीट करना चाहिए, ताकि उनके मन में भी क्या है, काम के लिए अटैचमेंट पैदा हो सके। ठीक है। कि एक फीलिंग उनको, डेडिकेशन अपने काम के लिए होनी चाहिए।
हो सके. All the employees should be treated equally and impartially. Fayol tells us in connection with this principle that there should be any equality of treatment between a person whose work is really good and a person who is a shirker by nature. अब इसमें ये क्या कहा गया है कि उन हर एम्प्लॉय को इक्वली ही ट्रीट करा जाना चाहिए. ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, देयर शुड नॉट बी एनी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट. कोई भी उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए. ठीक है, कि एक पर्सन जो है काम करने में बहुत अच्छा है और दूसरा जो है वो क्या है, अपने मतलब कि शर्माता है, शर्कर है, उसका नेचर है कि वो शर्माता है. ठीक है, तो उसमें उनमें क्या है, भेदभाव नहीं होना चाहिए. रैदर द लेटर शुड बी ट्रीटेड externally. Doing so would be equitable. It is because of this point of view that Taylor has presented his differential remuneration method. इसी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या है, टेलर ने डिफरेंशियल रेमुनेशन मेथड जो है वो बनाया है. जैसे कि अ लेबर कंप्लीट 10 यूनिट्स ऑफ गुड इन अ डे. एक लेबर जो है 10 यूनिट बनाता है डे में, और अनदर लेबर हु हैपन टू बी ए रिलेटिव ऑफ द सुपीरियर कंप्लीट्स 8 यूनिट. और दूसरा जो लेबर है क्या है, सुपीरियर है, नहीं रिलेटिव है सुपीरियर का, और वो 8 यूनिट ही बनाता है. बट बोथ गेट इक्वल रेमुनेशन, पर उनको क्या है, इक्वल रेमुनेशन मिल रही है. तो ये क्या है, गलत है. ठीक है, इसलिए फ्योल ने ये डिफरेंशियल रेमुनेशन मेथड बनाया. जो जितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या है, रेमुनेशन मिलनी चाहिए. ठीक है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. Then 12th is stability of personnel. From the point of view of management, it is absolutely harmful to change the employee frequently, as it is a reflection of inefficient management. कि हम मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाता है, ये क्या है, हार्मफुल रहता है कि एम्प्लॉयज़ को अगर हम फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं तो एक वो क्या है, गलत इमेज बनाता है मैनेजमेंट की सोसाइटी में. ठीक है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉयज़ सो दैट द वर्क कंटिन्यू एफिशिएंटली. अब इसमें क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि एम्प्लॉयज़ के टेन्योर में मतलब क्या है, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वर्क जो है वो कंटिन्यू चलता रहे और ईजिली चलता रहे. वी ऑल थिंक दैट इंस्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ एम्प्लॉय इज़ अ कॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट एंड रिजल्ट. अगर क्या है, एम्प्लॉयज़ के मतलब उसमें इंस्टेबिलिटी रहेगी और एम्प्लॉयज़ क्या है, निकालते रहेंगे, तो वो क्या है, पुअर मैनेजमेंट मतलब वो जो है अपना एक इमेज जो है मैनेजमेंट की वो अच्छी नहीं बन पाएगी और रिज़ल्ट भी जो है अच्छा नहीं दे पाएगा. हाई रेट ऑफ लेबर टर्नओवर विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ सेलेक्टिंग दैम टाइम एंड अगेन एंड गिविंग दैम ट्रेनिंग फ्रेश. अब हाई रेट ऑफ लेबर जब हम एक को निकालते हैं दूसरे को अपॉइंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा खर्चा भी बढ़ता है, क्योंकि हमें उसको क्या करना पड़ता है, दोबारा से सिलेक्शन प्रोसीजर करना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो वो टाइम भी वेस्टेज होता है और हमारा पैसा भी वेस्ट होता है. तो इसलिए यही कहा गया है कि पर्सनल ये क्या है, एम्प्लॉयज़ में स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए. ठीक है, और अगर वो नहीं बनी रहेगी तो मैनेजमेंट की जो है इमेज जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की बाहर सोसाइटी में वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है. ठीक है, देन 13th इज़ इनिशिएटिव. इनिशिएटिव मीन्स द कैपेसिटी टू वर्क वाइल एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स. कि हमें हर किसी के काम को क्या करना चाहिए, उनको इनिशिएटिव देना चाहिए, मतलब उनको उनकी तारीफ़ करनी चाहिए या किसी भी तरीके से उनको खुश मतलब करना चाहिए ताकि जो है वो आगे अपना काम और अच्छे से कर सकें. अकॉर्डिंग टू फ्योल के अकॉर्डिंग देखो क्या है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मैनेजर की ड्यूटी है कि अपने एंड टू इनकरेज द फीलिंग ऑफ इनिशिएटिव अमंग हिज एम्प्लॉयज़ for doing some work or taking some decision but within the limit of authority and discipline. कि एक मैनेजर की ड्यूटी है कि अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करता रहे, इनिशिएटिव देता रहे, उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखे. ठीक है, पर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले, बट विद इन लिमिट ऑफ अथॉरिटी, पर जितनी उसको अथॉरिटी दी गई है उसमें. इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द मैनेजर विल वेलकम द थॉट्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट. और ये पॉसिबल तभी होगा जब मैनेजर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स के थॉट्स, जो उनकी भी सोच है, उनको
सुनेगा, उनको वेलकम करेगा. बाय डूइंग सो the subordinates will present new and useful ideas time and again and gradually they will become an integral part of the organization. और इससे क्या होगा कि सबॉर्डिनेट जो है अपने नए नए आइडियाज़ क्या है उसको आगे देते रहेंगे, ठीक है ना, टाइम पे, और क्या करेंगे, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा पार्ट बन सकते हैं. इन ऑर्डर टू मेक दिस प्रोसेस अ सक्सेस, अ मैनेजर विल हैव टू हैव डन हिज फॉल्स सेंस ऑफ प्रेस्टीज. और इससे क्या होगा, मतलब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने से क्या होगा, मैनेजर को भी सक्सेस मिलेगी और वो अपनी प्रेस्टीज को भी अच्छा बना सकता है. तो इसमें यही है कि आप एम्प्लॉयज़ को आगे से आगे इनिशिएटिव, उनके थॉट्स को क्या कहते हैं, वैल्यू दें, ताकि वो भी अपना अच्छे से आगे अपने आइडियाज़ देते रहें और अपना काम अच्छे से कर सकें. ठीक है, ये था 13th पॉइंट. And now last point is spirit de corps. As per this principle, a manager should continue make effort to develop a team spirit among the subordinate. और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि मैनेजर को कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए, अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए, दिखाने चाहिए, ताकि वो टीम स्पिरिट सबॉर्डिनेट्स के बीच में एक मिलाप जो है, एक मिल वर्तन का वो बनाए रखे. ठीक है. टू डू this she should use the word we instead of I. और इसको करने से क्या होगा, मतलब वो वी यूज़ करे, वर्ड जो है कि हम सब मिलकर ये काम करेंगे, इंस्टेड ऑफ आई कि मैंने ये काम किया. ठीक है ना. इससे क्या होगा, सबके बीच में एक आपसी तालमेल बना रहेगा. ठीक है, टीम स्पिरिट बना रहेगा. जैसे कि मैनेजर शुड ऑलवेज से वी विल डू दिस वर्क, हम सब ये काम करेंगे, इंस्टेड ऑफ से आई विल डू इट, कि मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं ये काम करूँगा, इसकी बजाय वो वी यूज़ करें. तो ये क्या है, स्पिरिट डी कॉर्प्स. ये प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के. ठीक है. अब आपने ये प्रिंसिपल्स जो हैं अच्छे से पढ़ने हैं और इसको लर्न भी करना है और साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते रहने हैं. ठीक है. और अब आपने इसका जो है, देखिए क्वेश्चंस हैं स्टडी, जिनके पास बुक्स हैं तो क्वेश्चन नंबर आपने इसका क्या करना है, इम्पॉर्टेंस, एक तो ये सेकंड क्वेश्चन करना है इसका, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. और एक करना है इसका शॉर्ट क्वेश्चन का थर्ड वन एंड सिक्स्थ वन एंड 10th. कितने हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए ना, एंड 11th. ठीक है. ये 5 क्वेश्चन जो हैं आपने अपनी नोटबुक में पूरे करने हैं. ओके, थैंक यू.